नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्पार्क जीएस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिंदी वर्णमाला कल पढ़े थे और साथ ही साथ उसमें हमने कुछ भाग स्वर्ण वर्ण और व्यंजन के बारे में जाना था। सबसे पहले मैं ये बता दूं ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मित्रों, ये बताना चाहूँगा कि जो आने वाले आपके एग्ज़ाम है यूपी कांस्टेबल, जो अगले ही मंथ होने वाला है, साथ ही साथ आपके बिहार एसआई के एग्ज़ाम भी जल्दी होंगे, इसका मेंस, उसमें भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। एसएससी जीडी, जिसमें जिन बच्चों का इंग्लिश सही नहीं है, तो वहाँ ऑप्शन के तौर पर हिंदी भी 20 क्वेश्चन दिए होते हैं, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका पेट का एग्ज़ाम होता है, यूपीपीएससी के द्वारा जो लिया यूपीटीपीएससी के द्वारा लिया जाता है। साथ ही साथ ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ईएमआरएस है या टीचिंग के लिए, वहाँ भी आपको काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने हिंदी में एक एक करके जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट से। ठीक है, तो आप चलिए हम चलते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट कि आखिर स्वर वर्ण होता क्या है। कल को मैं रिवीजन करा देता हूँ। कल मैंने आपको स्वर्ण वर्ण के बारे में बताया कि स्वर वर्ण होता क्या है। तो स्वर्ण वर्ण वो होते हैं जिसके वो एक तरह स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब किसी का सहायता नहीं लेते हैं, जैसे वो खुद में सीमित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले ले कि अगर स्वर्ण वर्ण का हम एग्जाम्पल ले, इस साइड देखिए, अ या आ या हर्ष ई या दीर्घ ई या हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। आप देख सकते हैं अंग और अ, जो अ होते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये सारे में जब हम बोल रहे हैं तो इसमें कहीं भी आपको अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम बात व्यंजन वर्ण की करेंगे तो व्यंजन वर्ण में क्या होता है, दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। आप कैसे, उसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम क लिख रहे हैं या च लिख रहे हैं या आपका त लिख रहे हैं, तो सब में देखें कि जो क है, क में सबसे पहले आधा क और प्लस अ के माध्यम से लिखाता है। जो च है आधा च और ह, त प्लस अ। अब ये देखेंगे कि बिना अ के, देखिए सबके मात्रा, सबके अंत के उच्चारण में देखिए क, च, त, सबके अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जो स्वर्ण वर्णों की सहायता से बोला जा सके, लिखा जा सके, उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसी कड़ी में देखते हैं कि स्वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। इसके बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था, बट फिर से एक एक करके आज मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं स्वर वर्ण के मात्रा और उच्चारण के आधार पे प्रकार। देखिए, मात्रा और उच्चारण के आधार पे आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो पहले देखते हैं। हर्ष वर्ण होता है, हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ये तीनों को आप याद रखेंगे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये 3 ऐसे हैं जो मात्रा और उच्चारण के आधार पे स्वर्ण वर्ण के प्रकार हैं। साथ ही अब ये हम समझते हैं मित्रों कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हर्ष स्वर, देखिए जब हम हिंदी बोलते हैं तो बहुत लोग इसको, हर्ष को छोटी ई बोलते हैं, छोटी छोटी की मात्रा, छोटी आकार की मात्रा, और इसको बड़ी आकार की मात्रा। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो हमारी बोलने की है, बोलने के कारण है। लेकिन जब हम एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई नहीं देगा, वहाँ पे आपको देगा हर्ष और दीर्घ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हर्ष के आधार पे और दीर्घ स्वर के आधार पे क्या होता है वो देखते हैं। तो हर्ष स्वर क्या होता है, जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे। हर्षों का मतलब क्या होता है, आधा। सिंपली समझिए, आधा। हर्षों का मतलब कम समय लगना। हर्षों का मतलब समय होता है कम या छोटा। इस बात को याद रखेंगे। तो हर्ष स्वर का मतलब क्या होगा, जहां पे कम समय लगे, जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, अ हर्ष इ दीर्घ उ, सॉरी हर्ष उ। ठीक है, तो देखिए अ
हर्ष ई, हर्ष ऊ। तो यहाँ पे क्या है, बहुत लोग इसको छोटी ई और छोटी ऊ बोलते हैं। तो जो छोटी ई और छोटी ऊ बोलते हैं वो बच्चे जान ले, उसी का नाम हर्ष स्वर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दीर्घ स्वर पे। अब दीर्घ स्वर क्या होता है, अब अगला प्रश्न ये बनेगा। तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिन स्वर वर्ण में हर्ष स्वर वर्ण से क्या हो, ज्यादा समय लगता हो। उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगे, मतलब थोड़ा ज्यादा समय लगे। अब खुद देखिए ना, जब हम लोग बोलते हैं विकसित, अब लिख कर देखिए विकसित, अब देखिए विकसित। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके दो वर्ड मिल रहे हैं, एक हर्ष ई और एक दीर्घ ई। अब हम लोग विकसित नहीं बोलते हैं, जल्दी से विकसित। अब क्या है, दीर्घ पे जोर पड़ रहा है और इसमें क्या लग रहा है, समय ज्यादा, किसके तुलना में, वी के तुलना में। तो आप ये देख सकते हैं कि हर्ष की तुलना में जो है आपका दीर्घ में ज्यादा समय लगता है। तो वही हम यही है कि दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जब हर्ष स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगे। एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। तो अब इसको पहचानने के नियम देखिए, ई तो दो टाइप्स के हो गए। तो जब ई के ऊपर जब एक पाई आ जाता है या ऊपर या ऊ में, तो ये क्या होता है, ये बड़ी ई, मतलब दीर्घ का ये पहचान है, याद रखेंगे ये दीर्घ का पहचान है। और जिसमें कुछ ना हो, सिंपल तौर पे हो, वो आपका हर्ष हो जाता है, इस बात का याद रखेंगे। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। जो तीसरा जो होता है प्लुत, जो प्लुत स्वर होता है। अब प्लुत स्वर किसे कहेंगे, तो वैसा स्वर्ण वर्ण जिसके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ की तुलना में तिगुना समय लगे, ज्यादा समय लगे, मतलब हर्ष से ज्यादा दीर्घ में और दीर्घ से ज्यादा किसमें, प्लुत में। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ओम, जब हम ओम बोलते हैं तो क्या ओम में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि प्लुत स्वर वो होते हैं जो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय ले या लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। एक जानकारी के लिए बता दूं कि सामान्यतः हम अपने हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका जो प्रयोग होता है मित्रों, आप ध्यान देंगे, संस्कृत में मैक्सिमम किया जाता है, अधिक। जब हम देखेंगे इसका प्रयोग संस्कृत में ज्यादातर किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है। लेकिन जब हम समान और मूल हिंदी की बात करेंगे तो वहां पर मुख्यतः हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में जब पूछेगा कि मात्रा और उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार, हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। और हर्ष में क्या है, आप एग्जाम्पल देख ले, इस हिसाब से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो जीभ के आधार पर बनता है। जीभ, जो टंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम देख सकते हैं कि जीभ का भी अहम भूमिका है हमारे शब्दों के उच्चारण में। अगर जीभ न रहे तो हम एक शब्द भी सही से नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे में स्वर वर्ण का भी टाइप्स बताया गया, प्रकार बताया गया है कि स्वर वर्ण जो है जीभ के उच्चारण के आधार पे किन भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे 3 भागों में, यहाँ पे क्या है 3 भागों में, मात्रा उच्चारण के आधार पे 3, जीभ के आधार पे 3, याद रखिएगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं अग्रभाग, मुख, मध्य भाग और पार्श्व भाग। अब देखिए अग्रभाग क्या होता है, सबसे आगे का भाग, जो हमारा जीभ का जो सबसे आगे का भाग होता है उसे अग्रभाग कहते हैं। जो मध्य जीभ होता है उसके मध्य भाग और सबसे पिछले वाले भाग को पार्श्व भाग बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अग्रभाग में कौन सा होगा, मध्य में कौन सा होगा, पार्श्व में कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ सामने कि आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि निम्नलिखित में से जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन सा स्वर वर्ण अग्रभाग से बोला जाता है। प्रश्न ऐसा बनेगा और आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सिंपली से याद रखिए, ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, ए और ऐ, ये 4 ऐसे स्वर वर्ण हैं जो अग्रभाग से बोला जाता है। आप खुद बोलकर देखिए उच्चारण करके, हर्ष ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, देखिए आगे का प्रयोग होता है। तो इस तरह की चीज देखेंगे वो अग्रभाग का प्रयोग होता है। जब हम मध्य भाग में कहेंगे तो मध्य भाग में मात्र एक होता है अ। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, ये बताइए कि निम्नलिखित में से जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य भाग से कौन सा स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो वो आपका हो जाएगा अ। नेक्स्ट होता है पार्श्व भाग। पार्श्व भाग का मतलब क्या होता है,
वैसा स्वर्ण वर्ण जो जीभ के सबसे पिछले हिस्से से बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, उच्चारित किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अ, हर्ष उ, दीर्घ उ, औ, औ। इस तरह के आप देख सकते हैं, ये सारा एग्जाम्पल है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब एग्जाम में पूछे जाएंगे इस भाग से और आप पढ़कर नहीं जाएंगे, आप सिर्फ क्या समझते हैं स्वर्ण वर्ण होता है अ आ इ ई, नहीं, इसमें भी प्रकार होते हैं। और इस प्रकार में देखिए जीव के प्रयोग के प्रकार पर देख सकते हैं आप। और प्रश्न आपकी हैं से बनेंगे, प्रश्न यहाँ से ही आता है। अब जब प्रश्न आएगा फिर आपको आएगा नहीं, तो उससे बेटर है कि हम पढ़कर जाएं। और एक एक क्वेश्चन जो होता है कंपटीशन में वो काफी महत्वपूर्ण होता है। जब आप कभी 1 मार्क्स से छठे हो या 0.7 से या 0.5 से, तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन जो आता है वो छूट जाता है, उसका क्या महत्व होता है। तो इसी कारण से आपको इतना हार्ड वर्क करके जाना है कि आपके एक एक क्वेश्चन पे देखिए, कहा जाता है क्रिकेट के मैदान से, मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिकेट के मैदान पे अगर आप एक एक रन आप बनाते हैं, 1983 का वर्ल्ड कप का एक वाक्य है जिसमें कहा गया था कि हमने 183 रन मारा था। तो कपिल देव कप्तान थे, तो उन्होंने बोला कि हमारा रन भले ही कम है लेकिन हम उन्हें एक एक रन के लिए तरसा देंगे। तो मतलब जब एक एक क्वेश्चंस के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक नंबर के लिए हम मेहनत करेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और फिर उसी में हमारा 0.1 से या 1 से हम पीछे रह जाएंगे और जो मेहनत करके जाएगा उसका आगे हो जाएगा। इसलिए हमें कड़ी मेहनत करना है, हर हिस्से में मेहनत करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे, अब देखिए आप कहें ये क्या होता है। मुख्य द्वार मतलब जो हम जो बोल रहे हैं उसके बोलने के आधार पे, मुख्य द्वार के आधार पे वो क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, तो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे हम देखें तो यहाँ पे स्वर्ण वर्ण के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं याद रखेंगे, 4 प्रकार। और ये 4 प्रकार जो है उसको मैं एक एक करके बताता हूँ। विवृत, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ओपन। विवृत का मतलब क्या होता है, ओपन, मतलब जिस स्वर्ण वर्ण को बोलने में, उच्चारण करने में हमारा मुख पूर्णतः खुल जाता हो, ओपन हो जाता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विवृत स्वर्ण वर्ण। तो आगे से अगर आपका कोई प्रश्न पूछे कि बताओ बच्चों कि विवृत स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो विवृत स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसके बोलने में, जिसके उच्चारण करने में हमारा मुख्य द्वार क्या हो, खुल जाता हो, ओपन हो जाता हो पूर्णतः, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपके विवृत वर्ण बोलते हैं। मुख्य द्वार में जिन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है उसे ही हम लोग विवृत स्वर्ण वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आ, आप खुद देखिए आ में क्या हुआ, मुख्य द्वार पूर्णतः खुल रहा है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न करेगा एग्जामिनर जब आप एग्जाम में जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विवृत स्वर्ण वर्ण है, इनमें से कौन सा विवृत स्वर्ण वर्ण है। और आप पढ़कर नहीं जाएंगे और आपके गलत हो जाएंगे, तो उससे बेटर है कि पढ़कर जाए। विवृत स्वर्ण वर्ण होता है आ। ठीक है, अगला जो होता है अर्ध विवृत, मतलब होता है हाफ क्लोज, आधा खुलना। अब पूर्णतः नहीं खुलेगा, अब हाफ खुलेगा। अब जैसे जिन स्वर्ण वर्णों के मुख्य द्वार का आधा खुलता हो, अब जैसे खुद देखिए अ ए ऐ, देख लीजिए अ ऐ औ। ठीक है, ये 4 ऐसे होते हैं जो आपके अर्ध विवृत में आ जाते हैं। आगे चलते हैं अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का मतलब क्या होता है कि जिन स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद हो, आधा बंद रह जाता है, ए और ओ, आधा बंद खुलता ही नहीं है, बंद ही रह जाता है। ठीक है, तो अर्ध संवृत, संवृत का मतलब क्या होता है, क्लोज, और विवृत का मतलब क्या होता है, ओपन। तो यहाँ पे क्या है, अर्ध संवृत मतलब आधा खुलता हो मुख, मतलब आधा बंद ही रह जाता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए और ओ। तो ये भी आपके एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संवृत स्वर्ण वर्ण है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ध संवृत वर्ण कौन सा हो सकता है, तो ए और ओ। ठीक है, अब आते हैं संवृत स्वर्ण वर्ण, इसमें क्या है, उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उस आधार पर इस स्वर्ण वर्ण का हमारा क्या होता है, पूर्णतः मुख जो होता है वो बंद रहता है। आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इसका हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ। आप खुद ही देखें, जब हम हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ जब बोलते हैं तो क्या हमारा मुख खुलता है, खुलता है तो कितना, आप खुद देखें तो बंद, वो पिछले हिस्से से एक तरह से देख सकते हैं आता हुआ आपको प्रतीत होता है। तो हम क्या देखते हैं कि आपसे एग्जामिनर जो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है
कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समवृत्त स्वर्ण वर्ण के उदाहरण है। तो 4 उदाहरण होते हैं आपके हर्ष इ, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, जो 4 है वो आपके समवृत्त स्वर्ण वर्ण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर हम चलते हैं ओठों की स्थिति के आधार पे। अब ओठों की स्थिति के आधार पे क्या होगा, एक होता है अवृत्तमुखी। अब ओठ, जो हमारा ये ओठ है, इस ओठ के आधार पे भी स्वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अवृत्तमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। अवृत्त का मतलब क्या होता है, अवृत्त का मतलब होता है जब आपका ओठ गोलाकार का, जब गोलाकार वृत्त का शेप न लेता हो उसे कहते हैं अवृत्तमुखी। और वृत्तमुखी जब स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में आपका ओठ जो हो वो गोलाकार शेप ले लेता हो, साइज ले लेता हो, उसे हम बोलते हैं वृत्तमुखी। अब देखिए उच्चारण में ओठ या वृत्तमुखी गोलाकार नहीं होते हैं, किसके उच्चारण में, आपके स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में। और एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। अब खुद बोल के देखिए, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। क्या इसके उच्चारण में हमारा जो ओठ है वो गोलाकार शेप ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो ऐसे में हम इसे अवृत्तमुखी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण वर्ण है जो अवृत्तमुखी है। तो आप बता सकते हो अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। ठीक है, अब आता है वृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में हम देखेंगे ओठ जो होता है वो आपका गोलाकार हो जाता है। गोलाकार का मतलब जो ऊ, देखिए खुद बोल के देखिए, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ, अंग, इस तरह से देखिए, ऊ, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ, औ। ठीक है, तो इस तरह के जो 4-5 चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके, ये वृत्तमुखी हो गया। तो आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ही आएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा स्वर्ण वर्ण है जो आपके वृत्तमुखी है, दूसरा कौन सा है ऐसा अवृत्तमुखी है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण वर्ण अर्धविवृत्त है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण वर्ण विवृत्त है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण वर्ण समवृत्त है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। तो इस आधार पे हम देखें तो और भी एक पार्ट है जहां से प्रश्न किए जा सकते हैं स्वर्ण वर्ण का, उसका मैं आपको एग्जांपल बता देना चाहता हूं। हवा या नाक के आधार पे, अब जब हम बोलते हैं हवा, मतलब जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो कभी मुख से हवा निकलता है तो कभी नाक से हवा निकलता है। ठीक है, तो जब हमारे हवा केवल मुख से निकलता है तो उसे हम लोग निरानुनासिक बोलते हैं, निरानुनासिक। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल आ, ई हो जाता है। और दूसरा होता है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या होता है बच्चों, आप ध्यान देंगे, वैसे जिसके उच्चारण में मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता हो। एक होता है निरानुनासिक। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए निम्नलिखित में से हवा के आधार पे या उच्चारण के आधार पे स्वर्ण वर्ण के कितने टाइप्स होते हैं, 2, निरानुनासिक और एक अनुनासिक। अब निरानुनासिक में क्या होता है, केवल मुख से अब निकलता है उच्चारण में हवा, जैसे में देखिए अ, आ, ई। लेकिन जब अनुनासिक की बात करेंगे तो आप देखेंगे उसमें चंद्र बिंदु लग जाता है अनुनासिक में। जैसे में हम अंग, अ, चांद, जब भी यहां समझिए, जब भी किसी किसी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए तो समझिए वो आपका अनुनासिक है। जैसे अंग, अब अंग बोलेंगे या तंग बोलेंगे, देख लीजिए। तो इस तरह से क्या है, आपके मुख और नाक दोनों से ही क्या होता है, आपके आवाज आ रही है। ठीक है, मतलब उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं स्वर्ण वर्ण के आपके ये उदाहरण है। तो स्वर्ण वर्ण में आपके इतने ही हुए। कल मैं आपके साथ व्यंजन वर्ण के साथ मिलूंगा। व्यंजन वर्ण काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कहीं से बन सकता है तो वो व्यंजन वर्ण से है, क्योंकि वहां से आता है अघोष वर्ण, घोष वर्ण। ठीक है, वो क्या आता है वो आपको समझना पड़ेगा। फिर विसर्ग क्या होता है, अनुसार क्या होता है, उसमें भी समझना है। क्या विसर्ग और अनुसार जो है वो स्वर और व्यंजन के पाठ होते हैं, भाग होते हैं या नहीं, इस सब पे कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।